friends, and welcome to our YouTube channel, The Unfiltered Education. So, in this series of The Hindu Analysis, आज है 18 अक्टूबर 2022 और आज का द हिंदू एनालिसिस हम करने वाले हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले हम एडिटोरियल्स को प्रॉपरली पढ़ेंगे, उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हमारे देश के अंदर उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ जानेंगे कि किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन हम हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड नाउ लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। तो चलिए बात करते हैं आज की हेडलाइंस की। केरला गवर्नर सेज ही कैन सैक इरेंट मिनिस्टर्स। अब यहाँ इस न्यूज के ऊपर चलने से पहले कुछ बात कर लेते हैं आरिफ मोहम्मद साहब के बारे में। आरिफ मोहम्मद साहब बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स के। जब ये एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, अभी तो फिर भी गवर्नर बन गए, फिर भी आप इनके स्टेटमेंट से देख पा रहे हैं कि कितने गद्दावर नेता हैं ये अपने आप में। तो आइए जानते हैं जब ये एक्टिव पॉलिटिक्स में थे तब इन्होंने क्या कदम उठाया था। शाहबानो केस के बाद राजीव गांधी गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड बदल लिया था और वो वापस से जो है उसे डिक्रिमिनलाइज करने की तरफ चले गए थे। अब उस समय पे बयान दिया था आरिफ मोहम्मद खान साहब ने पार्लियामेंट के अंदर कि हम हमारा स्टैंड नहीं बदलेंगे। जब इन्होंने देखा कि इनकी खुद की गवर्नमेंट ने यू टर्न ले लिया तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया और वहां से अलग हट के बाहर चले गए। तो ये इनका स्टैंड था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के लीडर रहे हैं ये। तो वैसा ही कुछ वापस हुआ है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर गवर्नर की अथॉरिटी या डिग्निटी को अंडरमाइन करने की किसी भी मिनिस्टर ने कोशिश करी तो फिर क्या है, मैं अपना प्लेजर वापस ले लूंगा, मैं अपना कॉन्फिडेंस उनसे वापस ले लूंगा। अंडर आर्टिकल 163 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड that there shall be CM and his council of ministers to assist the government unless and until there are discretionary powers। तो जब हम बात करते हैं बिल की जिसके ऊपर ये पूरा इशू आया है तो वो जान लेते हैं वो क्या है। सबसे पहले यहाँ पे एक बिल आया था जिसका नाम है यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2022, जिसपे हस्ताक्षर करने से गवर्नर ने मना कर दिया, बोला कि मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। तो क्या ये चीज गलत थी? नहीं। गवर्नर के पास चार अधिकार होते हैं, या तो वो हस्ताक्षर कर दे, एसेंट दे दे और उसे एक्ट बना दे। दूसरा, या तो वो विदहोल्ड कर ले, मना कर दे, नहीं करूंगा। तीसरा, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे वापस उसके अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। चौथा, वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर। तो यहाँ पे हुआ ये कि जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं आर बिंदु, उन्होंने रिमार्क किया कि गवर्नर साहब को इसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज देना चाहिए था, ना कि उन्हें एसेंट को विदहोल्ड करना चाहिए था। इस बात पे उनका रिएक्शन आया कि मैं जानता हूं कि सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है इस तरीके से बनाया गया है, वो मुझे एड एंड एडवाइस करें, जो कि मैंने आपको बताया अंडर आर्टिकल 163 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगर मेरी अथॉरिटी को यानी गवर्नर की अथॉरिटी को अंडरमाइन किया गया, उनकी डिग्निटी को अंडरमाइन किया गया तो एक्शन लिया जा सकता है। अब ऐसी कभी घटना हिंदुस्तान के अंदर नहीं घटी तो मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि ऐसा होगा तो क्या होगा। बट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये माना जाता है कि ये डिस्क्रिशनरी फंक्शन नहीं है। इंडिया के अंदर अगर हम डीपली इसे डिस्कस करें या समझने की कोशिश करें तो ये कोई डिस्क्रिशनरी फंक्शन नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर ये एड एंड एडवाइस पे ही होना चाहिए। अगर ऐसा कोई कदम उठा लेते हैं आगे जाके आरिफ मोहम्मद खान साहब, तो उसका क्या परिणाम निकलेगा वो अभी हम नहीं बता सकते। लेट्स सी कि कुछ ऐसा ना हो, आई होप ऐसा कुछ ना हो। The next information, principles of CAA can apply to Lankan Hindu Tamil, says High Court judge। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब हम CAA की बात करते हैं तो CAA में क्या प्रोविजन दिए गए थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, उसमें क्या प्रोविजन दिए गए थे। तो उसमें सिंपल शब्दों में ये बताया गया था कि जो हमारे आस पड़ोस वाले मुल्क हैं जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसमें से जो माइनॉरिटी रह रहे हैं, जो पर्सिक्यूटेड माइनॉरिटीज रह रहे हैं, वो इंडिया में आ सकते हैं और इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। उसके अलावा किसी और को सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। इसके अंदर श्रीलंका इंक्लूडेड नहीं था। तो यहाँ पे हाईकोर्ट जज ने ये बताया कि जो प्रिंसिपल वहां पे अप्लाई किया गया है वो सेम प्रिंसिपल लंकन हिंदू तमिल्स पे भी लगाया जा सकता है, क्योंकि श्रीलंका जो है वो एक बुद्धिस्ट कंट्री है, उसका ऑफिशियल रिलीजन बुद्धिज्म है। तो वहां पे हिंदूज को जो है प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, उसकी वजह से आप उन्हें सेम प्रिंसिपल में इंडियन सिटीजनशिप दे सकते। अब यहाँ पे जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन शेयर की गई है वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस इंसान को क्या दिया गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये जाने कि ये हाई कोर्ट के जो वर्डिक्ट हैं उसका आगे जाके क्या इम्पैक्ट निकलेगा, उसका आगे जाके क्या कॉन्सिक्वेंस। अब हम बात करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, जो कि है आज का एडिटोरियल। सो आज के एडिटोरियल में बात करी गई है साइबर थ्रेट के बारे में।
साइबर सिक्योरिटी के बारे में। जब से ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आया है तो सब लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए मिलिट्री इनोवेशंस के बारे में बहुत सारी बात करी, पोटेंशियल क्राइसिस हॉट जोन्स के बारे में काफी ज्यादा बात करी, बट एक चीज से बहुत ज्यादा दूर रहे सब लोग और उसके बारे में इतनी ज्यादा चर्चा नहीं हुई, वो है साइबर अटैक्स के बारे में। तो उसे काफी ज्यादा ध्यान में अभी लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है हमारे लिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ग्रे जोन ऑपरेशंस के बारे में। अब ग्रे जोन ऑपरेशंस को अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, इट इज बेसिकली दैट जोन दैट लाइज आउट ऑफ कन्वेंशनल वॉरफेयर जोन। कन्वेंशनल वॉरफेयर जोन हमने कैसे देखे हैं, बाहर जाते हैं, मैदान के अंदर युद्ध होते हैं, बॉम्ब्स गिरते हैं, फायरिंग होती है। बट उसके अलावा ऐसे ऑपरेशनल जोन्स भी होते हैं जो कि कन्वेंशनली इस तरीके के नहीं होते। उसके अंदर आ जाता है साइबर वॉरफेयर। ये एक ऐसा वॉरफेयर है जो हमें काफी ज्यादा पीछे ले जा सकता है, हमें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, बट स्टिल इट इज नॉट दैट कन्वेंशनल। जब हम बात करते हैं साइबर स्पेस की कि क्या है साइबर स्पेस, तो उसकी डेफिनेशन दी गई है लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत, एंड ही इज इंडियाज करंट नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। उन्होंने क्या कहा है, दैट इट इज अ सुपर सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस, सर्विसेज, डेटा एंड सिस्टम्स। अब इस डेफिनेशन को आप ध्यान से पढ़िए, सब कुछ तो आ गया इसके अंदर। और अगर मेरी इंपॉर्टेंट डेटा किसी के पास चली जाती है, मेरे लिए नुकसान है। उसी तरीके से अगर इंडिया की इंपॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंशियल डेटा किसी और इंसान के हाथ में लग जाती है, वो कितना मिसयूज कर सकता है उस चीज का। तो इस चीज का हमें ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, इन्होंने कहा कि अब ये सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट के रिलेटेड नहीं रहा है कि आप यूक्रेन की बात करें या रशिया की बात करें या किसी और तरीके की कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रही है साइबर थ्रेट। साइबर थ्रेट अब हमारे सारी चीजों के अंदर इंक्लूडेड है, हमारे हर एक एस्पेक्ट में इंक्लूडेड है, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पे वो जो है एनक्रोच कर सकते हैं, ये उन्होंने बताया। तो साइबर सिक्योरिटी का हमें ध्यान देने की जरूरत है और उसी के साथ साथ लोगों के अंदर इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी फैलानी जरूरी है और उन्हें अवेयर करना भी जरूरी है कि कितनी डिफिकल्टीज हो सकती हैं। जैसे जैसे टाइम जा रहा है, हम अलग अलग तरीके की साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स पा रहे हैं। अब आप इसमें से एक देख सकते हैं, हमारे आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को भी हैक कर लिया गया था। तो ये किस जोन में आ जाता है, ये आ जाता है ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स। ये बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए क्योंकि आप ये समझिए, जब हम कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, पहली बात तो हम ऑनलाइन मैकेनिज्म में क्यों गए, उसके पीछे एक रीजन ये भी था कि हम नहीं चाहते अब किसी और तरीके के कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो, हम नहीं चाहते किसी तरीके के माल प्रैक्टिस हो। बट यहाँ पे तो पूरे पूरे एग्जामिनेशन को ही हैक कर लिया गया, तो ये बहुत बड़ा इशू है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिक्योर जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो होता है एग्जामिनेशन के रिलेटेड, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से हमारी डेटा बाहर निकले, पेपर लीक हो या कोई भी तरीके की माल प्रैक्टिस हो। अगर उसे हैक कर लिया गया है तो कौन सी ऐसी चीज नहीं होगी जिसे हैक नहीं किया जा सकता। आपको नॉर्मल सी घटना लग रही होगी, जब आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, पढ़ के भूल भी गए कि ऐसा कुछ हुआ है। बट दिस इज ग्रे जोन वॉरफेयर, ये एक पूरी तरीके से वॉरफेयर है और ये हमारी कंट्री को बहुत पीछे ले जा सकता है अगर कोई हमारी इंपॉर्टेंट डेटा उनके हाथ में लग जाए तो। दूसरा, जियो पॉलिटिक्स में इसका मिसयूज किस तरीके से किया जा रहा है, तो हम एग्जाम्पल देते हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस का। अभी भले ही रशिया इस चीज को अग्री ना करे कि उसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बट जिस तरीके की डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन फैलाई गई, फेक प्रोपोगेंडा आया, उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है रशिया को। उसके खिलाफ जो है काफी ज्यादा बड़ा प्रोपोगेंडा चला है, तो उसकी वजह से नुकसान तो काफी ज्यादा हुआ है रशिया को, बट भले ही वो उसे अग्री ना कर रहे हो। इसलिए हम कह सकते हैं, इन सारी इंफॉर्मेशन के ऊपर हम इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि अब जो है साइबर थ्रेट, वो सिर्फ सिर्फ सिक्योरिटी के रिलेटेड नहीं है, नेशन की सिक्योरिटी के रिलेटेड नहीं है, वो हमारे हर एक एस्पेक्ट में आ जाते हैं। जब हम बात करें प्राइवेसी की, हमारी डेटा प्राइवेसी की, हम फेसबुक पे क्या शेयर कर रहे हैं, तो वो भी कंसर्न के अंदर आया था पिछले दिनों। उसके अलावा हमारे वीडियो कॉल्स और बाकी सारी चीजें, ये सारी चीजें थ्रेट के अंडर हैं। तो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर आ गया। तो जब तक कि वर्ल्ड के अंदर कोई रोबस्ट एनवायरनमेंट ना तैयार हो, कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क ना तैयार हो, तब तक हमें क्या करना है, इन चीजों से सेफ रहना है। इस आर्टिकल के अंदर स्पेसिफिकली कोई डेटा नहीं दिया गया है ज्यादा, बट एक बहुत ही बढ़िया डिस्कशन किया गया है कि किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है कि हम साइबर थ्रेट से बचें,
साइबर सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, साइबर स्पेस क्या होता है और किस तरीके से ना ये सिर्फ मिलिट्री जोन से रिलेटेड है, अब ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी एनक्रोच कर रहा है। अब हम बात करते हैं पोस्ट पेंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में और उसको हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ पॉवर्टी। तो यहाँ ये बताया गया है कि वर्ल्ड वाइड 7 करोड़ मिलियन से ज्यादा लोग जो है पॉवर्टी के अंदर धंसते हुए चले गए। किसकी वजह से? पेंडेमिक की वजह से। यहाँ पे एक डेटा और शेयर किया गया है जो कहता है कि ग्लोबल पॉवर्टी रेट जो है वो 8.4% से बढ़ के 9.3% हो गया है, जो कि पिछले 2 डिकेड्स में मतलब पिछले 20 साल में नहीं बढ़ा था। ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। उसके अलावा ये भी एक चीज यहाँ पे बताई गई है कि जो रिकवरी है वो भी बहुत ज्यादा अनइवन है। जो रिच कंट्रीज थे वो प्रॉपरली बाहर आ गए, जो पुअर कंट्रीज हैं वो अभी भी इसको फेस कर रहे हैं। तो क्या अप्रोच होना चाहिए आपका इससे बाहर निकलने के लिए, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि टारगेटेड सब्सिडीज पे हमें फोकस करना चाहिए। सेकंड, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए जो हमें लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। थर्ड, जो हम रेवेन्यू मोबिलाइज कर रहे हैं अब उस चीज का हमें ध्यान देना है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो डायरेक्ट टैक्सेशन से आए, ना कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन से। अब इसके पीछे का रीजन समझिए ऐसा क्यों कहा गया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट टैक्स का। अगर मेरे पास ज्यादा इनकम आ रही है तो मैं ज्यादा टैक्स दूंगा। प्रोग्रेसिव टैक्स है, जिसके पास बिल्कुल इनकम नहीं है वो बिल्कुल टैक्स नहीं दे रहा है, जिसके पास एक सर्टेन लिमिट तक इनकम आ रही है उसको उतना परसेंटेज इनकम टैक्स देना पड़ रहा है, जिसके पास ज्यादा है उसे ज्यादा देना पड़ेगा। बट अगर पार्ले जी बिस्किट खरीदने जाओ आप और आप वहां पे ये बोलो कि मैं गरीब हूं मुझे इसमें आप सब्सिडी दो, तो ऐसा हो पाएगा? जी नहीं हो पाएगा ऐसा। तो इसीलिए बोला गया है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गरीबों के ऊपर बर्डन हो जाता है, जिसको अंदर आगे डिस्कस किया गया। अब बात करते हैं इंडिया के सिनेरियो की। तो इंडिया के सिनेरियो के अंदर इन्होंने यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दी है कि अभी भी इकोनॉमी जो है हमारी पीछे चल रही है और उसके पीछे रीजन है 2020 की बनी हुई पॉलिसी। एक डेटा के अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि 5.6 करोड़ पीपल जो हैं वो पॉवर्टी के अंदर और चले गए हैं। तो इतनी वैल्यू बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि हमारी जीडीपी गिर गई है 7.5% इन द फिजिकल ईयर ऑफ 2020 एंड 21। ये यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन शेयर की गई। दूसरा, मैं आपको एक डिस्क्लेमर यहाँ पे दे दूं कि ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे है ये एस्टिमेटेड है, ये एक्यूरेट नहीं है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। इन्होंने बोला कि जो फिजिकल स्टिमुलस दिया गया 2 लाख करोड़ का, और जिसको हम बोल सकते हैं 1% ऑफ जीडीपी, वो बहुत ज्यादा नहीं है। उसमें से भी मेजोरिटी जो था वो इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट लाइंस था और बाकी जो यूज किया गया वो फॉर द रीफाइनेंसिंग स्कीम्स टू प्राइवेट एंटरप्राइज। तो जो मनी गरीब लोगों के हाथ में आना चाहिए था जिससे वो अपनी परचेजिंग पावर बढ़ाते और इकोनॉमी को ऊपर लेके आते, वैसा नहीं हुआ। जो माइनर इंक्रीज करी गई मनरेगा के अंदर बाय 20 रुपीज पर डे, वो बहुत टाइम से जरूरी थी, बहुत टाइम से उस चीज की जरूरत थी, तो वो उन्होंने किया। तो इसके अंदर भी जो लेखक है वो खुश नहीं है कि आपने ये तो करना ही था, अब ये कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। पर चलिए आगे की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं आगे इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा वो था कि 80 करोड़ लोगों को अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना खाने के लिए मिलेगा, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो रखी गई है ₹3.90 लाख करोड़। इतना जो है इसका फंड रखा गया है, ये यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा इन्होंने ये मेंशन किया कि इसका भी कोई इंपॉर्टेंट बेनिफिट निकला नहीं। रीजन बीइंग क्योंकि इंडिया जो है रैंक की है 107th आउट ऑफ 121 कंट्रीज इन 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं कि इंडिया ने इस डेटा को जो है नकार दिया है, इसको सही मानने से मना कर दिया है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि इनकी टैक्स पॉलिसीज पे क्या राय है। तो इन्होंने कहा कि जब हम पेंडेमिक फेस कर रहे थे तो भी जो 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दिया गया है, उसे वापस नहीं बढ़ाया गया। एंड मीन टाइम पेंडेमिक के अंदर जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट था वो काफी ज्यादा बढ़ा। स्टिल कॉर्पोरेट टैक्स को इंक्रीज नहीं किया गया है, बल्कि जो जीएसटी था उसे बार बार रिशफल किया गया और जो बेचारे गरीब थे उन पे ज्यादा प्रेशर पड़ा। तो अब हमारा फोकस ये होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स से हम मोबिलाइज करें रेवेन्यू, ना कि इनडायरेक्ट टैक्स से, जिसका रीजन मैंने आपको पीछे बता दिया है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये भी यहाँ पे बताया गया है कि बार बार ये कहने के बावजूद भी कि आपको परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए ताकि लोग ज्यादा पैसा इस्तेमाल करेंगे तो इकोनॉमी ऊपर आएगी। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया।
अब एक डेटा मैं आपके साथ और शेयर करूँगा, डेटा नहीं बोल सकते, एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ और शेयर करूँगा। जब भी आप न्यूज़पेपर को पढ़ें तो इस चीज़ को दिमाग में ज़रूर रखें कि दुनिया के अंदर अलग-अलग तरीके की आइडियोलॉजीज़ हैं। लोग उन आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं और जो वो लिखते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से ही सुनते हैं। तो जो पढ़ लिया आपने, भले ही न्यूज़पेपर हो, मैं डायरेक्टली आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि भले ही न्यूज़पेपर हो, आपको 100% उस पे रिलाय नहीं करना है। अपना लॉजिक यूज़ करना है, अपना दिमाग यूज़ करना है, आपको डेटा को क्वेश्चन करना है, आपको इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चन करना है। आपको उसे मग अप नहीं कर लेना कि हाँ यार, ये इंसान बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा। बहुत सारे अलग-अलग तरीके के प्रोपेगेंडा चल रहे हैं। जैसे कि मैं पर्सनली ये कहना चाहूँगा कि ये जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया, इसके अंदर कुछ बातों से मैं सहमत हूँ और कुछ बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। काफ़ी ज़्यादा पेसिमिस्टिक अप्रोच लगा मुझे बहुत जगह कि आप जितना भी कर लीजिए वो तो नेगेटिव ही रहने वाला है। बहरहाल मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे शेयर नहीं करूँगा। जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो उसी अप्रोच से एक्सप्लेन किया जो यहाँ पे दिया गया है, उसके अलावा मैंने आपको कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी। बट मैंने ये ज़रूरी समझा समझाने के बाद कि मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ कि जब भी कोई आर्टिकल आप पढ़ें या कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन पढ़ें, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि देयर आर मैनी आइडियोलॉजीज़ इन दिस वर्ल्ड एंड ऑल दीज़ आर रिटन विद दैट पर्सपेक्टिव। अब बात करते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में। तो हाल फिलहाल में ये जजमेंट आया है कि लार्जर बेंच प्रिवेल करेगी जब भी किसी स्मॉलर बेंच के डिसीजन को वापस ओवर रूल किया गया, उसे चेंज किया गया, जो कि एक नॉर्मल कॉमन प्रैक्टिस है जुडिशरी के अंदर कि ऐसा होता है। क्योंकि इक्वल बेंच कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकती उस जजमेंट को, वो सिर्फ उसकी करेक्टनेस को क्वेश्चन कर सकती है। और अगर ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो वो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एक बड़ी बेंच वहां पे स्टैब्लिश करेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ जजेस वहां पे बैठाएंगे जो उसको वापस चेक करेंगे। तो ये प्रैक्टिस चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसको सही भी माना गया है कि ये कॉमन प्रैक्टिस है। और यही चीज हायरार्की को मेंटेन करती है, जैसे लोअर कोर्ट से बड़ा हायर कोर्ट, स्मॉलर बेंच से बड़ी लार्जर बेंच। तो क्वेश्चन क्या है और प्रॉब्लम क्या अराइज हो रही है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 जजेस की बेंच बैठी जिसने यूनानिमसली ये डिसाइड कर लिया कि ये जो चीज सही है, उसे उन्होंने सही बता दिया। बट उसके बाद उसको वापस जब चेक किया गया 7 जजेस बेंच के द्वारा, तो उसके अंदर क्या हुआ, 4/3 की मेजोरिटी से उसे ओवर रूल कर दिया गया। तो क्या ये सही है? क्योंकि स्मॉलर बेंच के जब डिसीजन की हम बात कर रहे हैं तो वो यूनानिमसली आया था, पांचों ने एक जैसा डिसीजन दिया था। बट जब हम लार्जर बेंच की बात कर रहे हैं तो वहां सिर्फ 4 जजेस थे और उन्होंने उसे ओवर रूल कर दिया। तो इसी चीज का उत्तर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरीके की चीजों को हम कंसीडर करने लगे तो हर एक जजमेंट को जो है क्वेश्चन किया जाने लगेगा, और उसकी वजह से इनएफिशिएंसी आएगी और स्टेबल नहीं रह पाएंगे फंक्शनिंग। और उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट की, और उन्होंने बोला कि ये एक सिंपल प्रिंसिपल है उसके अंडरलाइन, जिसके थ्रू हम काम कर रहे हैं। अब इसी चीज के लिए रिकमेंडेशन दी गई। रिकमेंडेशन क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर 5 जजेस बेंच के जजमेंट को क्वेश्चन किया गया तो उसे 7 जजेस बेंच को ना दिया जाए, उसे 9 जजेस बेंच को दिया जाए। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी डिसीजन आएगा उसमें 5 जजेस फेवर करेंगे, क्योंकि 5/4 की मेजोरिटी होगी तभी जाके जजमेंट पास होगा। तो यहाँ पे ये चीज बताई गई कि पहले भी 5 थे, अब भी 5 है, तो एटलीस्ट ब्रेक इवन उतने ही या उससे ज्यादा। तो ये चीज यहाँ पे डिस्कस की गई। हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हिंदी को जो है प्रमोट किया जा रहा है, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है। तो उसके खिलाफ अपोजिशन आया है साउथ इंडियन स्टेट से, स्पेसिफिकली तमिलनाडु से। उनका कहना क्या है उनको एक एक करके जानते हैं। बट सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसके पीछे क्या घटना घटी हुई है, हिस्ट्री के अंदर ऐसे कौन से इंसिडेंट्स हुए हैं जो हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर वोट पास हुआ कि हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया गया है। बट जिन्हें हिंदी नहीं आती है, जो स्टेट्स कंफर्टेबल नहीं है हिंदी के साथ, उनके लिए हम 15 साल का टाइम पीरियड देते हैं, और 15 साल के लिए हम क्या देते हैं, दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज देते हैं जो कि है इंग्लिश। जैसे ये टाइम पीरियड खत्म होने वाला था 1959 में, तमिलनाडु में फिर से एजिटेशन चालू हो गया, फिर से इसका जो है अपोजिशन चालू हो गया। तो जवाहरलाल नेहरू ने खुद ये अश्योर किया कि जब तक कि स्टेट्स कंफर्टेबल नहीं है तब तक इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जब स्पेसिफिकली हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु के साथ भी एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है। वो है जब हमारे लीडर श्री राजगोपालाचारी लीड कर रहे थे उस स्टेट को, तब उन्होंने एक
ऑर्डर पास किया था जिसके थ्रू उन्होंने बताया कि हिंदी जो है अब कंपलसरी लैंग्वेज होगी। 1937 में ये हुआ। उसका काफी ज्यादा जो है अपोजिशन हुआ और अपोजिशन करने में सबसे आगे जो थे वो थे पेरियार, ईवी रामास्वामी। बहुत ज्यादा अपोजिशन हुआ इस स्टेप का और जैसे ही उन्होंने रिजाइन किया इन 1940, गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने वापस वो ले लिया ऑर्डर और कहा कि ये अब मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो ना पढ़ें। तो इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हुए उसकी वजह से एंटी हिंदी एजिटेशन, एंटी हिंदी कैंपेन काफी ज्यादा चले। बट हाल फिलहाल में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये वापस इरप्ट हुआ, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसके अंदर प्राइमेसी दी गई हिंदी को। दूसरी ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि जो हाईवेज पे साइन है उन्हें इंग्लिश से हटा के हिंदी लैंग्वेज में किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी काफी ज्यादा आक्रोश है लोगों के अंदर। थर्ड, जो स्टेट की पॉलिटिकल क्लास है वो भी इस चीज को सपोर्ट करती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जहां पे पॉलिटिकल क्लास का सपोर्ट आ जाता है ऑब्वियसली पावर बढ़ ही जाती है। उसके अलावा प्रेजेंटली कुछ और प्रपोजल्स आए हैं जो मीडिया के अंदर सर्कुलेट हो रहे हैं, उन पे कोई क्लियरिटी नहीं आई है, बट ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा कुछ होगा। जैसे हमने कल ही पढ़ा था ये चीज कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये बताया कि बाकी जो टेक्निकल नॉलेज है, जैसे कि आईआईटीज और आईआईएम्स के अंदर भी हम हिंदी को प्रमोट करेंगे। उसके खिलाफ भी यहाँ पे एजिटेशन आया है कि क्यों आप हिंदी लैंग्वेज को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी नहीं आती किसी को। और ये सारी चीजें जो हैं इश्यूज यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। उसके बाद जब हम बात करें पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, इसने ये बताया कि अब आगे जाके जितने भी सेंट्रल सर्विसेज के एग्जाम होने वाले हैं उसके अंदर हिंदी को भी इंपॉर्टेंस दी जाएगी और वहां से हम इंग्लिश को रिमूव करेंगे। तो आप ये चीज समझिए कि जो हिंदी भाषी प्रदेश से आते हैं वो तो काफी आसानी से एग्जाम क्लियर कर लेंगे। ये डिसएडवांटेजेस होने वाला है उन स्टेट्स के लिए जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन नहीं रहती। तो इसी को लेके जो क्रिटिक है उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव वे भी सजेस्ट किया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो 8th शेड्यूल है जिसके अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको पूर्ण रूप से समान अधिकार मिलना चाहिए और सबको आपको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड अपॉइंटेड द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आइए इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंटेड जस्टिस डीवाई चंद्रचूड एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड को अपॉइंट किया गया है। अब हम ये जो है इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं कि कौन अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आज की न्यूज है कि किस तरीके से प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया सीजेआई को। अब आइए जानते हैं कि आगे इंफॉर्मेशन क्या है इस आर्टिकल के अंदर। एक चीज तो ये है कि ये 9 नवंबर से अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे और उसी दिन शपथ ग्रहण करेंगे। दूसरी चीज, इनका जो टेन्योर है लंबा होने वाला है, अच्छा खासा लंबा होने वाला है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो टेन्योर है काफी कम होता है, वो एज के बेसिस पे होता है। जो सीनियर मोस्ट होता है वो उस ऑफिस को होल्ड करता है। जैसे कि हम बात करें हमारे ऑनरेबल सीजेआई जस्टिस यूयू ललित जी के बारे में, तो इनका टेन्योर जो है काफी ज्यादा ब्रीफ रहा, काफी ज्यादा छोटा रहा। आगे बात करते हैं कि इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रहे, तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। तो राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाने में इनका जजमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। दूसरा, इन्होंने डिक्रिमिनलाइज कर दिया था सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पिनल कोड, दैट इज ही डिक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी। उसके बाद हम बात करते हैं उस वर्डिक्ट की जिसने अलाउ किया वुमेन्स को एंटर करने के लिए इन दी सबरीमाला टेम्पल ऑफ केरला। सो ये इनके इम्पोर्टेंट जो हैं डिसीजंस रहे। ऑफिस होल्ड करेंगे ये 9 नवंबर से लेके 10 नवंबर 2024 तक। तो इनका 2 साल का टेन्योर रहने वाला है। So this is all about today's analysis. I hope you like this video lecture. Please like, share and subscribe and share it to your friends as well who is preparing for competitive exams. Apart from that, if you have any kind of suggestion for me or any kind of information which you want to share with me, please feel free to mention it in the comment section. Thank you very much for watching.